हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अगर आपके अभी बोर्ड्स चल रहे हैं तो आप अपने बोर्ड्स के साथ साथ कैसे अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हो, कैसे टाइमली स्टडी कर सकते हो, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि देखो, अगर आपको भी पता है, अगर अभी आप टाइम से स्टडी करते हो है ना, और सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेते हो, तो ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड सबसे पहले तो यही ज़रूरी होता है कि हम लोग को पता हो चीज़ों के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, कैसे आप अपने टाइम को स्टडी के साथ मैनेज कर सकते हो, अपने बोर्ड्स के साथ, है ना, और किस सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत पड़ेगी इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए एज वेल एज बोर्ड के साथ ही। और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी सोचा होगा, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको अभी पता भी नहीं होगा, अभी वो सोचेंगे इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। हम एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनको भी इस वीडियो से समझ में आएगा, ठीक है। और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। स्टार्ट करें। तो देखो, जैसे कि आपको पता है, आपके सीनेट में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ठीक है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इसमें केवल आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो एक अलग सा सब्जेक्ट है। बाकी चारों सब्जेक्ट्स आप अपने बोर्ड्स के साथ साथ पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आप अलग से टाइम दे सकते हो। अगर आप इसको डेली 15 to 20 मिनट्स देते हो, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, एंड उसी में आप अपना देख लेते हो कि जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही वो आप लिख लो। मैं अगर आपको क्लियरली बताऊं, तो आप अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड को मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स भी अगर आप एक दिन में दे रहे हो, तो वो काफ़ी है आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए। क्योंकि बोर्ड्स आपके देखो बहुत लंबा तो चलने वाले नहीं है। फरवरी में बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे तो मार्च तक जाएंगे। उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा। आपका एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो जून के फर्स्ट वीक में होगा, तो आपके पास 2-3 महीने रहेंगे इस एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, जो आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, तो ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। ये आपके बोर्ड्स में भी हेल्प करेंगे और आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, तो स्टूडेंट्स फिजिक्स से अभी आप भाग भी नहीं सकते, क्योंकि अभी आपको बोर्ड भी देना है। तो फिजिक्स में क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फिजिक्स में डर लगता है, इसलिए मैंने ये वाली बात बोली, ठीक है। तो अभी आपको उसको पढ़ना ही है, तो आप कोशिश करो कि आप जो फिजिक्स अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते चलो। अगर लग रहा है कि टाइम नहीं है तो ठीक है, पूरे चैप्टर का एक नोट्स, मतलब पूरे चैप्टर को एक पेज में लिख लो। एक पेज में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो लिख लो, ठीक है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट जो यूनिट्स आती हैं वो सब आप लिख सकते हो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एक चैप्टर से बन सकती हैं, कहने का मतलब वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक पेज में लिख लो, ताकि जब आप दोबारा कभी रिवाइज करने उसको बैठोगे तो आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो आप फिजिक्स के लिए कर सकते हो। और देखो, अगर आप ये शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाते हो तो ये आपकी बोर्ड्स में भी हेल्प करेंगे। आप बोर्ड्स में कैसे हेल्प करेंगे, जैसे बोर्ड्स में क्या होता है कि सारे क्वेश्चन 10 नंबर के तो नहीं आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके 2 नंबर के, 3 नंबर के, या फिर 5 नंबर के भी आते हैं। तो जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो चीज़ें आपको पता रहेंगी कि कौन से चैप्टर में क्या चीज़ थी, है ना। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आपके एमसीक्यूज से भी मिल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम डायरेक्टली बुक से नहीं पढ़ पाते हैं, बट अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स, कंसाइज नोट्स रहेंगे तो इससे हम अपने एमसीक्यूज को भी काफ़ी इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज में भी आपकी हेल्प होगी, और आपके जो शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्जाम में, जो जो आपके बोर्ड्स में आते हैं, आपके शॉर्ट नोट्स हो गया, लॉन्ग आंसर हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो अगर आपने शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाए होंगे तो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि फिजिक्स के लिए ये हो गया, ठीक है। और फिजिक्स के लिए अभी से एक फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अगर अभी आप बोर्ड्स देने वाले हो तो उसमें भी ये काम आएगी ही आएगी। तो एक फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर लेना जिसमें आप 12th के सारे जो फॉर्मूला है वो कवर कर लेना। और अगर टाइम रहता है तो आप 11th के भी अभी से कवर कर सकते हो। अगर अगर आपके पास टाइम नहीं है, बोर्ड्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो आप क्या कर सकते हो कि जब आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप 11th को कवर कर सकते हो। बट एटलीस्ट अभी आप सिर्फ 12th को बहुत अच्छे से कवर कर लेना। जो 12th में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो वो सारी चीज़ें आपको अभी से कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद ये फिजिक्स का पोर्शन हो गया। देन हम आते हैं बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी में क्या है कि देखो, आपको अच्छे से बस एनसीईआरटी पढ़नी होती है। बायोलॉजी में एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना काफ़ी रहता है, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि आपको 24 में से 24 नंबर लाने हैं, तब आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको,
जो बायोलॉजी है उसमें आपको पहले तो एनसीईआरटी पढ़नी है, और बायोलॉजी में आप अपने बोर्ड्स के लिए तो पढ़ ही रहे होगे बायोलॉजी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बस आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते जाने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बायोलॉजी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट्स और एनसीईआरटी अगर आपने अभी तक पढ़ी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो आप अपने जो टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो, क्योंकि अभी सिर्फ आपको मेन फोकस किस पे करना है, अपने बोर्ड पे करना है। ये प्रिपरेशन आपको साथ में करनी है, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने बोर्ड्स को भूल के इसको करने लग जाओ। तो अभी क्या करना है, बायोलॉजी के लिए सिर्फ आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं जो भी आपने प्रिपेयर करे होंगे अपने बोर्ड्स के लिए। अगर नोट्स प्रिपेयर नहीं करें, अगर आप डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आप टेक्स्ट बुक से भी डायरेक्ट पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप 10 से 15 मिनट निकाल लो दिन में, कि आप 10 से 20 क्वेश्चन आप डेली लगा सको, ठीक है। और सेम केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं, लाइक जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला होंगे, है ना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके एटॉमिक नंबर होते हैं, ठीक है, और मास नंबर होते हैं, तो वो सारे आपको जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो, और उनका एटॉमिक नंबर, उनका मास नंबर, और जो फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला है, और जो सिंपल रिएक्शंस हैं, उन सब के लिए आप नोट्स प्रिपेयर कर लो। लाइक जो सिंपल सिंपल रिएक्शन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत भारी भरकम सी रिएक्शन आपको पढ़नी है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मैं आपको एकदम अभी तक का जो पेपर पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अभी तक पेपर में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे गए। नीट लेवल के क्वेश्चंस तो कभी नहीं पूछे जाते हैं यहाँ पे आपका बेसिक ही टेस्ट किया जाता है, और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और बहुत ईजी क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा मत सोच के चलना कि आप 10th का पढ़ के जाओगे और आप ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लोगे, तो वैसा नहीं है। आपको पढ़ना है अपना 11th 12th का ही, ठीक है। और उसमें, ठीक है, तो आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं केमिस्ट्री के भी, और उसमें क्या करना है, एक एक पेज पे आप सिर्फ एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एलिमेंट्स लिख लो, और उसके बाद एक पेज आप बना लो अपने फॉर्मूलाज के लिए, और एक पेज बना लो आप जितने भी आपकी सिंपल रिएक्शंस हैं उनके लिए। और हाँ, आईयूपीएसी नेमिंग भी आप लर्न कर लेना, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो केमिस्ट्री के लिए आपको पढ़नी है। बाकी अगर आपको टाइम मिल रहा है अपने बोर्ड्स के साथ तो आप इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और मेन फोकस अभी आपका रखो 12th पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक 11th का आपको कवर करने के लिए टाइम मिलेगा। तो ये हो गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। और इंग्लिश के लिए भी आपको जो आपकी 11th की और 12th की इंग्लिश ग्रामर है वही पढ़नी है। इडियम, फ्रेजेस और आपकी जितनी भी वोकैबुलरी है वो आपको अच्छे से पढ़नी है ना। और जो ग्रामर के रूल्स हैं वो पढ़ने हैं, सिंपल बेसिक, जो जैसे आर्टिकल हो गया, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। कुछ ऐसा हाईफाई और अलग सा नहीं पूछा जाता इंग्लिश में। तो आपको वही जो आपकी बेसिक इंग्लिश है उसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है, उतना काफी रहेगा आपके लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो, जहाँ पे स्टूडेंट्स को डर लगता है कि अगर हम 12th की प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा 11th छूट जाएगा बोर्ड्स की वजह से। तो देखो, जैसे कि मैंने अब आपको बताया था कि आपके बोर्ड्स फरवरी में खत्म हो जाएंगे, कुछ लोग के मार्च में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फरवरी मार्च तक आपके ज्यादा से ज्यादा बोर्ड जाएंगे, फिर भी आपके पास अप्रैल, मई, जून 2 महीने बचेंगे अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। जहाँ पे आप अभी 12th का पर इतना कोशिश कर लो कि अभी आप 12th बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो उसको इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको दोबारा सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़े, उसको बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश ना करनी पड़े। लाइक दोबारा से आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े उसको। तो अभी आप जितना अपना फोकस कर सकते हो अच्छे से बोर्ड्स को पढ़ो, मतलब बोर्ड्स के लिए पढ़ो अच्छे से। और ऐसा पढ़ो कि आपको दोबारा उसको बहुत मेहनत ना करनी पड़े पढ़ने के लिए। टाइम मिलता है तो आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो साथ साथ में। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम मिला है तो वो भी कर लो। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिला तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, उसको अच्छे से पढ़ो। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आप अपने दिन में थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, लाइक 20 से 25 मिनट, ताकि आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनको लिखते जाना है, तुरंत के तुरंत नोटबुक एक बना लो अलग से नर्सिंग एप्टीट्यूड की, और उस पर प्रिपेयर करते जाओ, ठीक है। एंड देखो, जो मैंने आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए बताया है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन कर रहे हो, 2 दिन नहीं कर रहे हो, तो ऐसे चीजें नहीं हो पाएंगी। आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और थ्योरी पे पकड़ अपनी अच्छी बना लेना अभी 12th चल रहा है तो, ताकि दोबारा चीजें ना पढ़नी पड़े। दूसरी चीज, जो जैसे अभी आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, आपके पास नोटबुक्स होंगी, कई सारी टेक्स्ट बुक होंगी, तो उन सबको संभाल के रखना, ताकि जब आपका बोर्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जब आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे ऐसा ना हो कि आपके पास अब वो नोटबुक ही नहीं है, अब वो बुक ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपने कहाँ रख दी। तो उन सबको अच्छे से रखना, क्योंकि पहले आप उनको पढ़ चुके हो, तो आपको उनको दोबारा रिवाइज करने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको दोबारा से नई नोटबुक बनाने में लगेगा। फिर उसको आप रिवाइज करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो जो भी आपकी टेक्स्ट बुक होगी, जो भी आपकी नोटबुक होंगी,
होंगी जिनसे आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, तो उनको आपको अच्छे से संभाल के रखना है ताकि दोबारा रिवीजन में वो हेल्प कर सकें, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको डेली करनी है और डेली आपको अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ना है और टाइम निकालना है। रिवीजन, जो स्टूडेंट्स रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो रिवीजन के लिए आप जो चीज़ें आप जैसे आज जो आपने पढ़ा है उसको कल रिवाइज कर लो। 10-15 मिनट लगते हैं बस चीज़ें रिवाइज करने में जो हमने पहले पढ़ी होती है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और जो आप लोग बोलते रहते हो कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा आपका टाइम मैनेज करने के लिए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो वो आपकी दिक्कत है। जब आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, फ़ोन भी है, मतलब चीज़ों को क्लियर करने के लिए, ठीक है, तो तब भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो फिर सोचो कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो वो तो फिर निकाल ही लेंगे, एंट्रेंस हो या फिर बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना हो, तो वो लोग तो कर ही लेंगे, फिर आप ही पीछे रह जाओगे। तो बहाने मत ढूंढो कि हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर पा रहे हैं, सब पढ़ ले रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि जो ड्रॉपर्स हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास प्रीवियस ईयर के नोट्स हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो भाई आप लोग अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करो कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो। क्योंकि मैं ऐसे कुछ भी वीडियो में बोल दूंगी, मैं जो भी बताती हूँ हो सकता है वो चीज़ें आपके लिए अप्लाई ना हो रही हो, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद से आइडेंटिफाई करनी है, खुद से सॉल्यूशन ढूंढना है। अगर उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब मेरे को आके पूछो। बट अगर आप ऐसे डायरेक्टली बोलो कि बस पता नहीं क्यों रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको पता करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जैसे अगर आपका भी बोर्ड्स है तो वही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपको सिर्फ अलग से नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ने की ज़रूरत है। उसके अलावा अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो, जो भी आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं, एनाटॉमी बोल रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इसको बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो एज वेल एज आपको एंट्रेंस के लिए भी पढ़ना है। तो कुछ ऐसा खास नहीं है कि आपको अलग से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वही जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते चलो, और फिजिक्स के लिए एक फार्मूला शीट बना लो, केमिस्ट्री के लिए फार्मूला शीट, और आपका रिएक्शन के लिए एक अलग से पेज बना लो, और जो आपकी एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एलिमेंट्स हैं उनको लिख लो। और अगर आप चाहो तो IUPAC नेमिंग के कुछ रूल्स हैं तो वो भी लिख लो, क्योंकि ये सिंपल सिंपल सी रिएक्शंस पूछी जाती है आपसे। और बायोलॉजी के लिए आपको कुछ खास ऐसा पढ़ना नहीं है, बस जो आपकी टेक्स्ट बुक है या नोटबुक है जो जहाँ पे आपने नोट्स प्रिपेयर करे हैं, तो उसी को पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो डेली, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड अगर आपको सो डियर जूनियर्स, यही था आज की वीडियो में। अगर आप लोग एक बोर्ड वाले स्टूडेंट हो, जिसको अभी बोर्ड देना है, तो आप लोग अगर सिंपल से यही सारी चीज़ें फॉलो करते हो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में। तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सिर्फ आपको हो सकता है कि इंस्टाग्राम पे थोड़ा लेट रिप्लाई मिले, तो उसके लिए आप कोशिश करो कि आप यूट्यूब या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करो, क्योंकि वहाँ पे जल्दी रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो, बट पूछना वही जो मैंने नहीं बताया वीडियो में। जो मैं वीडियो में बता चुकी हूँ वो चीज़ पूछने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई करते रहो, कोई भी डाउट आता है तो कनेक्ट कर सकते हो मुझसे। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।